सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा। ऐसी स्थिति में और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। आप मान रहे हैं कि जीत आपकी सुनिश्चित है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपके मुकाबले कौन है, भारतीय जनता पार्टी या फिर गठबंधन का मैंने तो आपसे कह दिया कि अभी 2 चुनाव हमारे खिलाफ लगातार 20 और 22 में असेंबली का चुनाव लड़ी है भारतीय जनता पार्टी, जहां अपनी जमानत नहीं बचा पाई, तो वो हम उसको तो हम कहीं देखते भी नहीं अपने यहाँ लड़ाई में। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं, हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी की राजनीति कितनी पावरफुल है यह किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश से सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी विराजमान हैं। यूपी से ही चुनकर राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं और यूपी से ही चुनाव जीतने वाली स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं और यूपी से ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुनाव लड़कर परिवर्तन होने की आस लगाए बैठे हैं। बात उत्तर प्रदेश की राजनीति के पावरफुल होने की इसलिए कही जा रही है क्योंकि यूपी के 3 ऐसे प्रभावशाली नेता जो भले ही चुनावी मैदान में नहीं हैं, लेकिन पवेलियन में बैठकर पूरा मैच खेल रहे हैं। यह 3 प्रभावशाली बड़े नेता कौन हैं? वैसे तो इन दिनों चर्चा के केंद्र बिंदु में हैं, इसलिए राजनीति समझने वाले लोग भली भांति जान गए होंगे, लेकिन फिर भी आई इंडिया आपको बता दे रहा है यह तीनों प्रभावशाली नेता उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आते हैं। इनमें पहला नाम है कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का। 6 बार के सांसद और पहलवान एवं कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी ही पार्टी भाजपा की चाल से मुकाबले में उतरने से पहले ही परास्त हो गए। भाजपा ने आखिर तक ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट के लिए तड़पाया और अंतिम समय ब्रजभूषण शरण सिंह से पल्ला झाड़ लिया। हालांकि भाजपा ने टिकट उनके बेटे करण भूषण सिंह को दे दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह एक तरफ बेटे को टिकट मिलने पर खुशी जताते हैं, लेकिन मंच पर पहुंचते ही टिकट कटने के आंसू भी निकालते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में मानी जाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने 1991 में पहली बार 10वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वह 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में 5 बार लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। ब्रजभूषण को किशोरावस्था से ही कुश्ती करने का शौक था और स्थानीय स्तर पर कुश्ती लड़ते लड़ते वह राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे निकल गए। आगे चलकर ब्रजभूषण ने छात्र राजनीति से अपने सियासी करियर की शुरुआत की। 1991 में राम मंदिर के आंदोलन के दौरान उन्हें भाजपा की ओर से लोकसभा का टिकट मिला और उन्होंने जीत दर्ज की। राम मंदिर आंदोलन में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह समेत 40 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी शामिल था। इस आंदोलन के बाद ब्रजभूषण की सियासी ताकत में कई गुना बढ़ोतरी हुई और वह तेज तर्रार नेता बनकर उभरे।
इसके बाद उन्होंने 2004 में लोकसभा चुनाव जीता। 2009 में ब्रजभूषण शरण सिंह ने भाजपा छोड़ सपा का दामन थाम लिया और एक बार फिर अपनी सीट से जीत दर्ज की। हालांकि 2014 में वो फिर एक बार भाजपा में शामिल हो गए और कैसरगंज से सांसद बने। इसके बाद वह लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह 2011 से 2023 तक कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे। 2019 में वह तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। ब्रजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज के अलावा गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और फैजाबाद तक प्रभाव माना जाता है। भाजपा से ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देने में जब देरी हुई तो समाजवादी पार्टी ने भी अपना टिकट होल्ड कर दिया। महिला पहलवानों से नाराजगी के चलते भाजपा जाट बाहुल्य हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न होने का इंतजार करती रही। इधर ब्रजभूषण शरण सिंह हर हाल में चुनाव लड़ने की टाल ठोकते रहे। भाजपा ने भी पुरानी कहावत को चरितार्थ करते हुए बीच का रास्ता निकाला, जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मगर ब्रजभूषण शरण सिंह सीधे तौर पर चुनावी माहौल में होते तो उसका असर आसपास की सीटों पर सीधे तौर पर पड़ता। अब जब ब्रजभूषण शरण सिंह को मैदान से हटाकर पवेलियन में बैठा दिया गया है, उससे वे भाजपा के पक्ष में कितना माहौल बना पाएंगे यह समय ही बताएगा। पिछले दिनों हेलीकॉप्टर से नैमिषारण्य आए ब्रजभूषण शरण सिंह से हमने बातचीत की थी। तब उन्होंने कहा था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अब बात रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की करते हैं। यूपी की प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट पर खासा प्रभाव रखने वाले राजा भैया के निर्णय से भाजपा सन्न है। रघुराज प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों को मत देने के लिए खुला छोड़ दिया है, जिसके मायने यह निकाले गए कि राजा भैया भाजपा के पक्ष में नहीं है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि राजा भैया ने बिना शर्त राज्यसभा में भाजपा के पक्ष में मतदान किया। जब प्रतापगढ़ और कौशाम्बी से भाजपा के प्रत्याशियों के चयन की बारी आई तो राजा भैया चाहते थे कि उनकी भी राय मशविरा लिया जाए, लेकिन भाजपा ने राजा भैया के घोर विरोधी कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर और प्रतापगढ़ से सांसद संगमलाल गुप्ता को टिकट दे दिया। इसके बाद भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने सभाएं की, राजा भैया को मंच तक साझा नहीं कराया। बाद में भाजपा को इसका आभास भी हुआ। पार्टी के अलंबरदारों ने राजा भैया को भाजपा के पाले में लाने के लिए उनके मित्र केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को सांसद विनोद सोनकर और सांसद संगमलाल गुप्ता के साथ उनकी कोठी पर आशीर्वाद दिलाने भेजा, लेकिन राजा भैया माने नहीं। राजा भैया के राजनीतिक जीवन की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1993 से। इसी साल पहली बार राजा भैया ने प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस वक्त कुंडा सीट पर कांग्रेस के नियाज हसन का दबदबा था। नियाज कुंडा से 6 बार जीत चुके थे, लेकिन 26 साल के राजा भैया ने अकेले न सिर्फ नियाज को चुनौती दी बल्कि जीत भी दर्ज की। राजा भैया बीजेपी और समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री भी रहे। पहली बार कल्याण सिंह सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। इसके बाद एक बार फिर बीजेपी सरकार में 1999 में वे खेल कूद और युवा कल्याण मंत्री बने। इसी दौरान वो राजनाथ सिंह के बेहद करीब आए और आज भी उन्हें राजनाथ सिंह का खास माना जाता है। 2004 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, रघुराज प्रताप यानी राजा भैया समाजवादी पार्टी से मिल गए और उन्हें खाद्य और रसद मंत्री भी बनाया गया। ये दौर था जब राजा भैया का कद बढ़ता ही जा रहा था। उत्तर प्रदेश में उनकी दबंगई के जलवे थे। रघुराज प्रताप सिंह यानी राजनीति के राजा भैया के लिए सबसे मुश्किल वक्त रहा जब मायावती की सरकार आई। 2002 में बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। इस दौरान राजा भैया पर झांसी के पूर्व विधायक पूरन सिंह बुंदेला के अपहरण का आरोप लगा। राजा भैया पर पोटा के तहत कार्रवाई भी हुई और उन्हें 2.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि बाद में उनके ऊपर से पोटा कानून हटा दिया गया। इस दौरान उनकी बेंती कोठी में छापेमारी भी की गई थी। बाद में
इस तरह की अफवाहें भी सामने आईं कि उनके आंगन में बने तालाब में नर कंकाल और हथियार मिले हैं। इस रहस्यमय तालाब को लेकर कई किस्से कहानियां भी जुड़ी हैं। इस तरह की अफवाहें भी हैं कि तालाब में मगरमच्छ रखे गए हैं और राजा भैया अपने दुश्मनों को मौत देने के लिए इसी तालाब में डाल देते हैं। कई इंटरव्यू में राजा भैया इस बात को कोरी बकवास बता चुके हैं। कहते हैं एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिलने राजा भैया पहुंचे थे। उसी दौरान लालू प्रसाद यादव भी वहां पहुंच गए। रघुराज प्रताप को लालू यादव से मिलवाया गया और फिर राजा भैया वहां से बाहर निकल गए। तब लालू यादव ने चंद्रशेखर से पूछा कि क्या ये वही राजा भैया हैं जो अपने आंगन के तालाब में मगरमच्छ पालते हैं। फिर क्या था, चंद्रशेखर ने भी राजा भैया को वापस अंदर बुलवा लिया और लालू यादव ने अपने ही अंदाज से राजा भैया से ये सवाल पूछ लिया, क्यों जी ये मगरमच्छवा सही में पाले हैं। ये सवाल सुनते ही राजा भैया हंस पड़े। राजनीति का ये किस्सा बेशक एक मजाक हो, लेकिन इस तरह के विवादित सवालों में अक्सर राजा भैया घिर ही जाते हैं। और आपको बता दें, राजा भैया ने अपनी पार्टी का भी गठन किया। अब राजा भैया ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा से बड़ी है। इस बार उन्होंने खुली छूट दे दी है, जिसको जहां मत देना हो वहां दे। और आपको बता दें, 2010 में भी मायावती की सरकार के दौरान ही राजा भैया एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस बार उन पर पंचायत चुनाव में उम्मीदवार को धमकाने का आरोप लगा। हालांकि 2011 में फिर वो बाहर आ गए। 2012 में वो अखिलेश सरकार में मंत्री भी बन गए, लेकिन एक बार फिर 2013 में उन पर हत्या का आरोप लगा। राजा भैया का नाम प्रतापगढ़ के डीएसपी जियाउल हक के मर्डर में आया। इस घटना के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। मामले की सीबीआई जांच हुई और सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट दे दी, लेकिन डीएसपी की पत्नी ने केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल किया और सीबीआई ने एक बार फिर इस मामले में जांच शुरू की। रघुराज प्रताप सिंह पर अब तक 47 केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें से कई मामलों में उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है। कई मामले अब भी उन पर बने हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका राजनीतिक कद कभी छोटा नहीं हुआ। 2018 में रघुराज प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नाम से अपनी पार्टी बनाई और 2022 में पहली बार इस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारे। राजा भैया की पार्टी को कुंडा के अलावा इस बार बाबागंज की सीट से भी जीत मिली। हर बाहुबली नेता की तरह राजा भैया की भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। एक वर्ग उन्हें गरीबों का मसीहा मानता है। कुंडा में राजा भैया कई सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। राजा भैया का एक जनता दरबार भी लगता है। इसके अलावा लड़कियों का सामूहिक विवाह का आयोजन भी कुंडा में करवाया जाता है। सीतापुर आए राजा भैया से हमने भी साक्षात्कार लिया था और पूछा था कि क्या कारण है जब भी प्रदेश में मायावती की सरकार बनती है उन्हें जेल में जाना पड़ता है। इस पर राजा भैया ने कहा था इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने इसकी तुलना रामायण पाठ के बाद बटने वाली पंजीरी से की थी। राजा भैया ने कहा था कि जैसे रामायण के बाद पंजीरी बटती है, वैसे ही मायावती की सरकार आने के बाद उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं और वह पंजीरी समझकर उसे खा लेते हैं। राजा भैया ने लोकसभा का भी चुनाव अपने खासों को लड़ाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बार वह पवेलियन में बैठकर किसे जिताएंगे, किसे हराएंगे, या फिलहाल वही बता सकते हैं। अब बात यूपी की राजनीति के चर्चा में पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह की। भाजपा की ही चाल कही जाएगी, वह चारों खाने चित्त हो गए। जौनपुर की राजनीति में भाजपा को हाशिए पर पहुंचा देने वाले धनंजय सिंह यह चिल्लाते रहे और कहते रहे कि लोकतंत्र में सबको लड़ने और बोलने का अधिकार है, लेकिन शायद यह भूल गए कि लोकतंत्र में सरकार बड़ी होती है। धनंजय सिंह ने जौनपुर से चुनाव लड़ने की योजना ही बनाई थी कि पुराने मामले में उन्हें सजा सुना दी गई और फिर जेल तक उनका सफर हो गया।
सरकार से धनंजय सिंह एक कदम आगे चलते हुए अपनी पत्नी श्रीकला सिंह को बसपा से टिकट जेल में बंद रहते दिलवाने में सफल हो गए। धनंजय सिंह के जेल से छूटने से पहले ही श्रीकला सिंह ने बसपा से नामांकन कर पूरी बिसात बिछा दी। इधर धनंजय सिंह भी जेल से बाहर आ गए और जौनपुर के चुनाव को अपने पक्ष में बनाने के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिए। फिर सरकार आगे निकल गई और जो सरकार चाह रही थी वही माला धनंजय सिंह जपने लगे। पहले बसपा से श्रीकला सिंह का टिकट काटा गया या वापस हुआ यह धनंजय सिंह ही जान सकते हैं, लेकिन इधर धनंजय सिंह का उस भाजपा के पक्ष में समर्थकों से मतदान करने का आह्वान, उधर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से श्रीकला सिंह की मुलाकात ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। चर्चाएं होने लगी कि श्रीकला सिंह को भविष्य में भाजपा से कुछ न कुछ जरूर मिलने वाला है और धनंजय सिंह को राहत। पूर्व सांसद धनंजय सिंह का सियासी सफर रसूखदार रहा है। धनंजय सिंह 27 साल की उम्र में वर्ष 2002 में रारी विधानसभा सीट पर चुनाव में निर्दलीय विधायक बने थे। इधर बाद में 2007 में वह जेडीयू के टिकट पर विधायक बने और बसपा में भी शामिल हुए। 2009 में लोकसभा चुनाव लड़कर जौनपुर के सांसद बने। इसी खाली सीट पर पिता राजदेव सिंह को बसपा के टिकट पर उपचुनाव में जीत मिली थी। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह रेड्डी जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। धनंजय सिंह से भी हमने जब बातचीत की थी तो वह भाजपा को ही कोसते नजर आए थे और भाजपा को जौनपुर में तीसरे नंबर पर पहुंचाने का दावा भी किए थे, लेकिन अब भाजपा का ही गुण गा रहे हैं। फिलहाल धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला सिंह पवेलियन में बैठकर पूरा मैच न कि देख रहे हैं बल्कि जीत हार में बड़ा अहम रोल भी अदा कर रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी यह स्टोरी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा और हम फिर आपको किसी नए एपिसोड से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आशीर्वाद और आई इंडिया देखते रहिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।